मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज है तारीख 30 जनवरी और आप जानते हैं आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी और ये उस समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उस समय उनकी हत्या कर दी गई थी। और इनकी जो समाधि है ये दिल्ली में राजघाट है, वहाँ पर है। जो आज से रिलेटेड जो न्यूज़ मुझे मिला वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आज मुझे न्यूज़ में पता चला कि राज्यसभा की सीटों के चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसमें अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ सीटें हैं, उनका चुनाव होने वाला है। आप तो जानते हैं कि संसद क्या होती है। आप ये जानते हैं संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। एक जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो राज्यसभा है ना, इसके जो सदस्य होते हैं, इसका जो चुनाव होता है ये जनता नहीं करती, डायरेक्ट जनता। आपने कभी सुना है कि आप राज्यसभा के सांसद को वोट करने के लिए गए? नहीं। दूसरा, आपको राज्यसभा से रिलेटेड कुछ होमवर्क कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक, सबसे पहला आप देखिएगा कि राज्यसभा में टोटल कितने सीट हैं, ठीक। दूसरा, आप देखिएगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अब जो आपका स्टेट है, आप बिहार से हैं, बिहार, यूपी है तो यूपी, उसमें राज्यसभा के कितने सीट हैं। तीसरा, जो आप राज्यसभा से रिलेटेड जो होमवर्क कीजिएगा और ये मुझे बाकायदा करके आप दीजिएगा। तीसरा जो आप देखिएगा वो ये देखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको राज्यसभा का चुनाव अगर लड़ना है तो क्या योग्यताएं हैं इसकी। जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म डालते हैं तो योग्यताएं होती हैं ना, उसी तरह राज्यसभा के सीटों की, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं। तो ये 3 चीज़ें आप एक बार देखिएगा। और साथ में ये देखिएगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है यह कौन होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, इतना सा आप हमको देख करके बताइए। अगली जो न्यूज़ है मेरे पास वो गणतंत्र दिवस के परेड को लेके। आप जानते हैं 26 जनवरी को हर साल हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसमें परेड होती है, परेड निकलती है, इसमें बहुत सारी झांकियाँ होती हैं। इस बार संस्कृति मंत्रालय है, इसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। हर साल प्रथम पुरस्कार किसी न किसी को तो मिलता ही है, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगा। तो इस बार संस्कृति मंत्रालय को मिला है और इनका जो थीम था, विषय था, वो यह था भारत है लोकतंत्र की जननी। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है विषय है। आजकल इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो भारत ऊर्जा सप्ताह को लेकर के है। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 6 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन होगा गोवा में और इसमें 17 देशों के ऊर्जा मंत्री भाग ले रहे हैं। 35,000 भागीदार, 9 से अधिक प्रदर्शक इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हिम तेंदुआ का भारत में पहली बार इसकी गणना की गई है। आकलन किया गया कि कितने हिम तेंदुए भारत में हैं, तो गणना करके ये पता चला कि 718 हिम तेंदुए भारत में हैं और इसमें आधे से भी ज़्यादा यानी 477 सिर्फ लद्दाख में है। ये एकदम ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। और भी राज्य हैं जहाँ हिम तेंदुए मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। आप ये देख रहे हैं कि सारे के सारे राज्य जो हैं हिमालयन स्टेट हैं। आप अगर यहाँ से इस तरफ देखेंगे तो आपको सारे राज्य यहीं मिलते हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश यहाँ, सिक्किम यहाँ, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना, ये राज्य आपको और यूनियन टेरिटरीज दिखते हैं। तो आप इसको एकदम ध्यान रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो मुझे अखबारों में मिला हंसदेव अरण्य को लेकर के। मुद्दा क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये छत्तीसगढ़ में 3 जिले हैं, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा। इस तीनों में एक जंगल फैला हुआ है जिसका नाम है हंसदेव अरण्य। तो मतलब आप जानते हैं इसको जंगल है, इसका मतलब जंगल होता है। और यह जो जंगल है इसकी सीमा झारखंड और उड़ीसा से भी लगी हुई है। ये जो पूरा एरिया है हंसदेव अरण्य का, यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ की जो जनजाति यहाँ रहती हैं पारंपरिक तौर पे, वो गोंड जनजाति है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो जंगल है इसमें कोयला निकालने के लिए खदान जो है कंपनियों का आवंटित किया गया है। तो इससे इस जंगल के 2 लाख पेड़ कटने की
इस पर संकट मंडरा रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ की जनजाति जो है वो और पर्यावरणविद जो है वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकारों से भी। तो अब अभी तक तो आंदोलन का तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये आंदोलन बनने की संभावना इसकी दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ में है। और आप ध्यान रखिएगा, इस हंसदेव अरण्य को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स। लंग्स क्या करता है आप जानते हैं, आप सांस लेते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन उसके अंदर जाता है, तो लंग्स क्या करता है, उसको प्योर करके आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो फेफड़ा कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्यावरण में प्रदूषण है, इतने पेड़ हैं तो ये क्या करता है, उन प्रदूषणों को प्योर कर देता है। तो इसको लेकर के ये न्यूज़ में है। एक और न्यूज़ में मुझे मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में अगर आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपको शुरुआती दौर में इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप इसके बारे में खोज लीजिए कि ये कब बना, है ना, मुख्यालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है ना। और एक चीज़ देखिए, क्या भारत इसमें शुरू से सदस्य है, जब से ये बना है तब से सदस्य है, या भारत कब सदस्य बना। ये आपका होमवर्क है। मैं जो बताने वाला हूँ वो यह है कि WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने वाला है और ये फरवरी में होने वाला है, अभी से लगभग 1 महीने के बाद, है ना। और ये कहाँ, अबू धाबी में होगा। तो इसमें इस बार का मुद्दा क्या है WTO में, इस बार जो है इस बात पर पूरा का मुद्दा, जो भारत का अपना ध्यान है वो इस बात पर है कि जो कृषि समझौता नियम है इसका उल्लंघन किए बिना हम अपने किसानों को कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खाद्यान्न खरीदने के लिए अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहता है भारत, ऐसा इसलिए करना चाहता है, आप जानते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यह क्या होता है, जैसे आप एक किसान है ना, तो आपने कुछ फसल उपजाए, तो ये फसल आपका खरीदेगा कौन। जैसे आप मान के चलिए आपने धान ही उपजाया, ये गेहूँ ही उपजाया, है ना, ये अगर मार्केट में कोई ना खरीदे तो उस किसान की आमदनी तो पूरी खत्म हो गई। तो सरकार क्या करती है, इनको खरीद कर लेती है इसकी, और फिर बाद में यही जो है PDS सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आप राशन की दुकान जानते हैं, उसमें गरीबों को सरकार ये अनाज उपलब्ध कराती है। तो सरकार चाहती है कि नियमों का उल्लंघन किए बिना हम ऐसा करें। तो नियम क्या है भाई, नियम यह है कि अगर कोई उत्पाद है ना, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसका जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, उसका 10% से ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसकी 10% तक ही आपकी इजाज़त होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और भारत कितना दे रहा है, 94%, 94% है ना, समर्थन मूल्य दे रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें पूरी की पूरी न्यूज़ में है। तो आपको ये भी चीज़, इस पर मेंस में क्वेश्चन आए, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपके स्टेटमेंट वाइज PT में क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आपने देखा हो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो। और मैं ये बात BPSC की कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। अब BPSC वो नहीं रहा कि वन लाइनर चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आप एक देश एक चुनाव की बात आप बार बार सुन रहे हैं, और आप जान ही रहे हैं कि अभी एक जो है समिति बैठी है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इनको बिठाया गया था, इन्होंने कहा था कि 15 जनवरी तक जो है वहाँ के देश से मांगा गया, सब लोग अपनी राय दें, आपने भी राय दिया होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे मिली, तो मैं आपको सोचा कि मैं आपको इस फैक्ट से थोड़ा अवगत करा दूं, पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ ना, उसके बाद लगातार 4 बार तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। तो आप बोलेंगे सर आज तो नहीं होता, हुआ दरअसल क्या, 1967 में 8 स्टेट में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें बन गई। तो इससे क्या हुआ, दल बदल की स्थिति उत्पन्न हो गई, और वहीं से यह क्रम टूट गया। अभी वर्तमान में चुनाव आयोग को प्रत्येक वर्ष 4-5 राज्य में चुनाव कराने पड़ते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर चुनाव अगर होगा, मान के चलिए किसी राज्य में चुनाव है, जैसे वेस्ट बंगाल में ही ले लेते हैं कि चुनाव हो रहा है। अब दिल्ली में केंद्र सरकार है, BJP की सरकार है ना। BJP चाहेगी कि हम वेस्ट बंगाल में जीते, हर कोई चाहेगा कि हम वहाँ जीते, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, BJP के जितने स्टार प्रचारक हैं वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर प्रचार करने लगेंगे। तो ये जो काम जो बाकी हो रहा है, ये तो थोड़े दिन के लिए रुक जाएगा ना, शासन प्रभावित होगा ना। तो ऐसे में ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है।
अब जैसे चुनाव वेस्ट बंगाल में हो रहा है ना, तो वेस्ट बंगाल में चुनाव होने से क्या होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो बहुत सारा काम भी नहीं होगा, विकास भी नहीं हो पाएगा, है ना। क्या और देशों में नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जैसे दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव होता है, स्वीडन है, बेल्जियम है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे एक एक साथ लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव होता है, यानी कि केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ होता है। इसको लेकर के जो पहली बार बातचीत चली, सर्वप्रथम 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने का सुझाव दिया था। इसके बाद 1969 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, नाम याद रखिएगा, आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो, इसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन हुआ था। तो इसने भी चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट संस्तुति की थी, दिया था, उसमें भी उन्होंने भी यह बात कही थी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। फिर आगे चल करके प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई इस पर विमर्श कीजिए, आप लोग सोचिए। तो विधि आयोग ने 2018 में इस पर विचार विमर्श किया और अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, और फिर ये आयोग बना है जो इन सब चीज़ों को देख रहा है। आप अखबारों में पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज मेरे पास इतने ही न्यूज़ थे, कल से मैं आपको और भी चीज़ें कराऊंगा। आप याद रखिएगा कि कल इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, आर्थिक समीक्षा, है ना, और परसों बजट। ये जो समय होता है ना आर्थिक समीक्षा और बजट का, ये स्टूडेंट के जीवन का फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल, हम लोग जब दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय ये फेस्टिवल का माहौल होता था। फोटोकॉपी की दुकानें सज जाती थी, तुरंत फोटोकॉपी होना शुरू हो जाता था। तो आपके लिए फेस्टिवल है, नया फेस्टिवल, तो इस फेस्टिवल की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल आप आर्थिक समीक्षा पढ़ना शुरू करें और उसको जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 दिनों में पढ़कर ख़त्म कर दें। और इसके लिए आप किसी यूट्यूब चैनल के पर डिपेंड मत रहिएगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे आप वो देखेंगे जो उनको समझ में आई। आपको क्या समझ में आई ये तो आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो आप इकोनॉमिक सर्वे इसको पढ़ें, और कहीं इस तरह का समस्या आई तो मैं इकोनॉमिक सर्वे पे भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।